हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बायजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे मर्डर के कंसेप्ट को, कि आईपीसी के अंदर मर्डर कहां पे डिफाइन है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मर्डर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के अंदर हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मर्डर के बारे में किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि हमेशा हम मर्डर को सेक्शन 302 के नाम से जानते हैं, लेकिन सेक्शन 300 के अंदर मर्डर की डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी गई है। जब कोई भी अपराध होता है मर्डर के अंतर्गत तो वो सेक्शन 300 में आता है, लेकिन जब हम उसकी पनिशमेंट उसको देते हैं मर्डर के अपराध की, हत्या के अपराध की, तो 302 के अंतर्गत उसे पनिशमेंट दी जाती है। इसलिए 302 हमेशा हमें याद रहता है। इस वीडियो के अंदर हमें दो स्टेटमेंट को भी अच्छे से समझना होगा। यही इस मर्डर के सेक्शन के अंतर्गत दी गई है कि कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा, कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ से दी है, व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर एंड व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 300 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। इससे प्रीवियसली हमने कल्पेबल होमोसाइड के बारे में समझा था, जो सेक्शन 299, 301 एंड 304। 299 बात करता है कल्पेबल होमोसाइड के बारे में। 301 में कल्पेबल होमोसाइड के द्वारा जब कोई किसी पर्सन की इंटेंशन है किसी को मारने की, लेकिन वो किसी दूसरे को मार देता है। 304 में कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट की बात की गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्डर से रिलेटेड है, तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है मर्डर का ये काफ़ी लेंथी है, तो इसे हमें बारीकी से समझना होगा, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले जो ये यहाँ पर लाइन लिखी गई है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर एग्जेम्प्टेड, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन दी गई है कि कब मर्डर नहीं होगा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो एक्सेप्शन आगे दी गई है, उन्हें हमें डिस्कस करना है इसी सेक्शन के अंतर्गत। सबसे पहले आती है हमारी पहली स्टेटमेंट, जब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा। तो कब मर्डर होगा? जब कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा है और उस एक्ट से उस पर्सन की डेथ कोज हो रही है, यानी कि किसी पर्सन की इंटेंशन है किसी की डेथ कोज करने की और वो डेथ कोज हो रही है, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो जैसे ही हमने कल्पेबल होमोसाइड में पढ़ा था, थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट है, जो अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन से कि वो उसको बोडली इंजरी दे दे, जो अपराधी है जो बोडली इंजरी दे रहा है वो जानता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा, ऐसी बोडली इंजरी दूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो तब भी वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी पर्सन बोडली इंजरी दे रहा है, उसकी इंटेंशन है उसे बोडली इंजरी देने के लिए, जिस कारण से उसकी डेथ कोज हो जाएगी। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सफिशिएंट इन द ओरिजिनली कोर्स ऑफ नेचर टू कोज द डेथ, यानी कि कोई ऐसी बोडली इंजरी देना, ऐसी बोडली इंजरी देने की उसकी इंटेंशन है, इरादा है, जो कि सामान्यतः अगर हम देखें तो उसमें उसकी डेथ हो ही जाती है। यानी कि मैं किसी को पीछे से गाड़ी से ठोक देता हूँ, अपने बड़े ट्रक से किसी गाड़ी को उड़ा देता हूँ, तो वहाँ पर ओरिजिनली हमें पता चल जाता है, नेचर बता देता है एक्ट का कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ऑफ कोजिंग डेथ वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मृत्यु होगी ही। फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिसे वो जानता है इमिनेंटली डेंजरस है, यानी कोई एक्ट जिस एक्ट से ही पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा कार्य करने से तो वो मर ही जाएगा, तो अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें सभी पॉसिबिलिटी है उसकी डेथ होने की, या ऐसी कोई भी बोडली इंजरी देता है जिससे डेथ हो जाएगी, तो वहाँ पर इन सभी केसेस में वो मर्डर के लिए लायबल होगा। अब
हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन कर दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में, जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ए एक पर्सन है जिसने जेड को गोली से मार दिया और जेड वहीं पर बन गया उसके गोली चलाने के कारण। तो यहाँ पर ए जो पर्सन है वो मर्डर के लिए लायबल होगा, ना कि वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। सेकंड पॉइंट है कि सेकंड एग्जांपल है, ए की इंटेंशन है कि वो जेड को मार दे, और ए ने जेड को मारने के लिए उसे पता है कि जेड किसी बीमारी से जूझ रहा है, और उसने उसको ऐसी बॉडली इंजरी दी जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। अगर उसे यह पता है, उसे जानता है कि उसे ऐसी बॉडली इंजरी देने से वो मर जाएगा, तो यहाँ पर इस केस में भी ए लायबल होगा। अगर वो नहीं जानता, किसी कारण से उसकी इंटेंशन नहीं थी उसे बॉडली इंजरी देने के लिए, तो तब वो लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए। तब उसकी डेथ होती है तो वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए इंटेंशनली गिव जेड ए स्वॉर्ड कट एंड अ क्लब बाउंड, यानी कि ए एक व्यक्ति है जिसने जेड को एक तलवार से उसको मार दिया। अब तलवार से किसी को मारना भले ही उसकी इंटेंशन ना हो, ये ओरिजिनली जो कोर्स ऑफ नेचर है, यानी कि जो ए ने एक्ट किया जेड के साथ, वो बता रहा है कि ये एक्ट करने से उसकी मृत्यु होनी 100% है। तो यहाँ पर ए जो है किसके लिए, मर्डर के लिए लायबल होगा, भले ही उसकी इंटेंशन ना हो जेड को मारने की। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर ए लोडेड कैनन इनटू द क्राउड ऑफ द पर्सन एंड किल वन ऑफ देम। ए एक पर्सन है जिसने, ये बहुत सारे व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक तोप चला दी जिससे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ए जो है मर्डर के लिए लायबल होगा, भले ही उसने पहले से कोई तैयारी नहीं की, प्री मेडिटेटेड नहीं किया किसी को मारने के लिए या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो उसने एक्ट किया उससे वो मर्डर के लिए लायबल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सिचुएशन थी कि कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर के लिए, कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा, तो वहाँ पर पहली सिचुएशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन जो कि हमने सेक्शन 300 के अंदर जो हमने ये पॉइंट छोड़ दिया था, इसको हम लेते हैं अब। एक्सेप्ट इन द केस हेयर आफ्टर एग्जेम्प्टेड, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं उनको देखते हुए कब वो मर्डर नहीं कहलाएगा। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन है जब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दी गई है। टोटल 5 एक्सेप्शन है। उन सभी केसेस में आप दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है लेकिन वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होता, वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर वाइल्स deprive of the power of his self control by grave and sudden provocation, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे की उसने मृत्यु कर दी, वो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एकदम सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आ गया, उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया जिसके कारण उसने दूसरी व्यक्ति की मृत्यु कर दी। किसी दूसरे पर्सन को बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंट ऐसा किया क्योंकि जो उसने सडन प्रोवोकेशन आ गया, एकदम से उसमें उत्तेजना आ गई और जिस कारण से वो अपना कंट्रोल खो दिया उसने, इसलिए उसने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर वो कल्पेबल होमोसाइड के अंदर आएगा। अगर वो एकदम से एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक सडन और प्रोवोकेशन में आ जाता है, अपनी सेल्फ कंट्रोल को खो देता है और दूसरे की मृत्यु कर देता है। लेकिन इसके अंदर भी हमें इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं कि कोई भी व्यक्ति, जो भी अपराधी है, जो ऑफेंडर है, वो अपना अगर सेल्फ कंट्रोल खोता है तो वो दूसरे व्यक्ति के अनुसार के द्वारा प्रवोक करने पर उसे खोना चाहिए। यानी कि जैसे कि ए एक व्यक्ति है और ए बी व्यक्ति है। ए ने अपना सडन प्रोवोकेशन
आया उसको, यानी कि ए ने अपना कंट्रोल खो दिया, किसके कारण, बी के कारण। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बात की गई है, अगर कोई भी ऑफेंडर अपने ही द्वारा अपने सेल्फ कंट्रोल को खो देता है तो वहाँ पर वो मर्डर के लिए लायबल होगा, ना कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए। सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया है कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है और तब आप सडन या प्रोवोकेशन में किसी को मार देते हो, एकदम से उत्तेजना में आके किसी की मृत्यु कारित कर देते हो, तो तब आप मर्डर के लिए लायबल होंगे, ना कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए। इसी तरीके से ये थर्ड पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनी थिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई व्यक्ति अपने लॉफुली अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, आप प्रोवोक हो जा रहे हो और उसको मार दे रहे हो, तो यहाँ पर भी आप मर्डर के लिए लायबल होगे। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया है कि प्रोवोकेशन पर्याप्त है किसी भी ऑफेंस को रोकने के लिए जो कि मर्डर के लिए अमाउंटिंग है और वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत आता है। इसे हम और अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैशन एक्साइटेड बाय द प्रोवोकेशन ऑफ बाय जेड। यहाँ पर क्या था, ए एक पर्सन है जिसने किसी वाई को मार दिया और जेड ने उसे प्रोवोक किया था। जो वाई है वो जेड का बच्चा है, जेड का चाइल्ड है, और जेड ने प्रोवोक किया इसे, लेकिन इसने इसको मार दिया। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पीछे सिचुएशन डिस्कस की थी, प्रोवोकेशन उसी व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। ये प्रोवोकेशन में कोई एक्ट कर रहा है तो जेड ही उसे प्रोवोक करे, तभी वो वहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। लेकिन इसमें सिचुएशन बदल गई है, इसने जेड ने प्रोवोक किया उसे, लेकिन ए व्यक्ति ने वाई को मार दिया, तो यहाँ पर वो मर्डर के लिए लायबल होगा, ना कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए। सेकंड एग्जाम्पल है, वाई गिव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऑफ ए ऑन द प्रोवोकेशन फायर ए पिस्टल ऑन वाई, neither intended nor knowing himself to be likely to be killed Z, who is nearby him, but out of the sight A killed Z. Here A has not committed the murder and culpable homicide. यहाँ पर कहा गया है A एक व्यक्ति है जिसको प्रोवोक किया गया Y के द्वारा। Y ने क्या किया, प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दी, किसको, ए व्यक्ति को। वाई ने प्रोवोकेशन में क्या किया, जेड पर्सन को मार दिया जो ए के बिल्कुल बगल में खड़ा था। तो यहाँ पर प्रोवोकेशन की सिचुएशन आ गई, इसलिए उसने ए की जगह वो नहीं समझ पाया कि ये ए व्यक्ति है या जेड है, उसने जेड को मार दिया जो उसके बगल में खड़ा था। तो यहाँ पर जो ये वाई व्यक्ति है वो किसके लिए, ए जो व्यक्ति है वो उसने मर्डर कमिट नहीं किया, उसने कल्पेबल होमोसाइड कमिट किया है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज लॉफुली अरेस्ट बाय द जेड, यानी कि ए एक व्यक्ति है जो कि जिसके जेड पर्सन के द्वारा उसे अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि एक बैलिफ है। बैलिफ का मतलब होता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है किसी को पोजेशन में लेने के लिए, भले ही वो कोई पर्सन हो या प्रॉपर्टी हो, उसे हम बैलिफ कहते हैं। तो जेड की यहाँ ड्यूटी है कि वो ए को अरेस्ट करे। तो ए ने जेड से अरेस्ट होने के लिए अपने आप उसको रोका, जेड को रेजिस्ट किया और उसे अरेस्ट होने से रोकने के लिए उसी सिचुएशन में वो वॉयलेंटली पोजेशन में आ गया। एकदम से सडनली उसने एकदम से ऐसा वो अपने अनकॉन्शियसनेस को उसने खो दिया और ए व्यक्ति ने क्या किया, ए व्यक्ति ने मर्डर कर दिया जेड का। तो यहाँ पर ए व्यक्ति किसके लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए। भले ही प्रोवोकेशन वाज गिवन बाय दिस डन बाय द पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जो कि हमने पहले पढ़ा था
एक्सेप्शन 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पर उसे प्रोवोकेशन के अनुसार रिलीफ नहीं दिया जाएगा, वो मर्डर के लिए लायबल होगा, कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल नहीं होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ए एक व्यक्ति है जिसे कि बी के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है जो कि मजिस्ट्रेट है, और मजिस्ट्रेट क्या कहता है, मजिस्ट्रेट कहता है कि जब ए को बुलाया जाता है स्टेटमेंट देने के लिए तो मजिस्ट्रेट कहता है कि जो तुमने स्टेटमेंट दी है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इस बात को सुनकर ए जो है प्रोवोक हो जाता है और उसको जान से मार देता है। तो यहाँ पर यह भी प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ पर आप मर्डर के लिए लायबल होंगे, ना कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सेप्शन के बारे में। पहली एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर ली। पहली एक्सेप्शन में बात की गई है कोई भी सडन और प्रोवोकेशन के द्वारा अगर अपनी सेल्फ कंट्रोल को खो देता है और किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट, तो वहाँ पर वो मर्डर के लिए नहीं, कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। दूसरी सिचुएशन है कि कब कोई व्यक्ति कल्पेबल होमोसाइड के लिए नहीं, मर्डर के लिए नहीं लायबल होगा, अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो कि गुड फेथ में अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस लेता है और किसी दूसरे को मार देता है गुड फेथ में, लेकिन यहाँ पर वो अपने प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत दी गई रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो पावर उसने इस्तेमाल करनी थी उससे ज़्यादा वो पावर इस्तेमाल कर लेता है, तो वहाँ पर वो लायबल होगा। किस चीज़ के लिए? कल्पेबल होमोसाइड के लिए, मर्डर के लिए नहीं लायबल होगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में, वहाँ एक्सेप्शन दी गई है, वहाँ जनरल एक्सेप्शन बताई गई है कि प्राइवेट डिफेंस में किए गए ऑफेंस नहीं होते। लेकिन अगर वो ऐसी सिचुएशन में उसे मार रहा है तो वहाँ पर वो लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए, मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। अब हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन की। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पर। कल्पेबल होमोसाइड तब भी मर्डर नहीं होगा अगर कोई अपराधी, कोई ऑफेंडर जो है एक पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट एक्ट फॉर द एडवांस ऑफ द पब्लिक जस्टिस, यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है और उसने अपनी पावर को एक्सटेंड करते हुए एक्ट किया है लॉफुल मैनर में, तब भी वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। फोर्थ एक्सेप्शन है कल्पेबल होमोसाइड तब मर्डर नहीं होगा जब कोई भी पर्सन सडनली प्रोवोक हो जाते हैं, यानी कि ए और बी दो पर्सन हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे ही ये किसी रास्ते से क्रॉस हो रहे होते हैं, इन दोनों में किसी बात पर बहस होती है और उसमें से एक व्यक्ति प्रोवोक हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को मार देता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माना जाएगा, ना कि मर्डर के लिए, जो इस एक्सेप्शन में बताया गया है। इफ़ इट इज़ कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन, यानी कि बिना एडवांस में प्लानिंग के, इज सडनली फाइट इन द हीट ऑफ द पैशन एंड अपॉन सच क्वारल विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेक अंडर द एडवांस और एक्शन इन द क्रूअल और अननेसेसरी मैनर। साथ ही इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जो यह बात करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको प्रोवोक किया और किसने सबसे पहला अटेम्प्ट किया, किसने हमला किया। तो
ऐसी सिचुएशन होने पर भी अगर किसी की डेथ कोज हो जाती है तो वो मर्डर के लिए नहीं, कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। फिफ्थ एक्सेप्शन क्या कहती है? फिफ्थ एक्सेप्शन कहती है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, वो करेक्शन कर लीजिए। एक्सेप्शन फिफ्थ यह कहती है कि मर्डर तब भी नहीं माना जाएगा जब कोई पर्सन अपनी सव्य की कंसेंट दे रहा है। पॉसिबिलिटी मतलब सव्य वो कंसेंट दे रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पर डेथ उसकी हो सकती है, लेकिन यह कंसेंट दी जानी चाहिए 18 साल से ऊपर के एज के द्वारा। जैसा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक ये व्यक्ति है ए और बी। ए पर्सन ने कंसेंट दे दी कि तुम तीर से मेरे सिर पर रखे हुए सेब को मारो, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्या पता उसके माथे पर लग जाए और वो मर जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब भी वो मर्डर के लिए बी पर्सन लायबल नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। अब हमारी जो पनिशमेंट दी गई है वो सेक्शन 302 के अंतर्गत दी गई है। 302 में कभी भी जब मर्डर की पनिशमेंट हम देते हैं तो 302 के अंदर देते हैं। इसमें क्या पनिशमेंट दी जाएगी? अगर कोई व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल होता है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होता है। तो आज हमने इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके मर्डर के बारे में आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।